कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान और जियान सभी हॉल मास्टर के सामने साबित करना चाहते थे कि जिन माओ ने ही डीमंस को आजाद किया, मगर जिन माओ ने तो ऑलरेडी इसके लिए प्लान्स बनाए हुए थे। वो सारा ब्लेम मरी हुई जियांग पिंग पर डालकर खुद को बचा लेता है। साथ ही लिन फेंग ने सबके सामने जियांग हान को बुली करने की कोशिश की, तो जियांग हान ने भी अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट करते हुए लिन फेंग को बुरी तरह से घायल कर दिया। हान की इस डोमिनेटिंग पावर्स को देखकर हॉल मास्टर लिन इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने जियांग हान को एक सोर्ड मैनुअल रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं जियांग हान को, जो कि एक फॉरेस्ट में पहुंच चुका है। उसकी तूफानी एंट्री को कुछ स्नेक डीमंस ने भी विटनेस किया था, इसलिए वो फटाफट से जियांग हान पर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर जियांग हान ने अपनी ब्लेड की मदद से उन पर एक गजब का स्लैश अटैक डिलीवर कर दिया, जिसके चलते उन स्नेक डीमंस के 1 सेकंड के अंदर ही कई सारे टुकड़े हो गए। साथ ही साथ उनकी बॉडी से एक डीमन कोर निकल आती है, तो जियांग हान ने तुरंत ही उस डीमन कोर को कलेक्ट कर लिया। वो कहने लगा कि ये तो सेकंड रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट की कोर है, अगर इसे मार्केट में सेल किया जाए तो इससे काफी अच्छी कमाई होगी। हालांकि टियान्यू जरा भी खुश नहीं थी। वो जियांग हान से कहती कि तुम तो बस बेकार के जानवरों को मारने में अपना वक्त जाया कर रहे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट का ब्लड एसेंस मुझे ला के दोगे, लेकिन तुम तो अभी तक उन डिमोनिक बीस्ट के खून का एक कतरा भी हासिल नहीं कर पाए। तो जियांग हान उसे बता रहा था, मेरी जान डिमोनिक बीस्ट का शिकार करने के लिए मेरा पावरफुल बनना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इस डिमोनिक कोर को सेल करने के बाद मैं ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन कमा लूंगा और फिर उन्हीं स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करके मैं अपने लिए पावरफुल एलिक्सर खरीद सकता हूँ। उन एलिक्सर्स को कंज्यूम करने से मेरी पावर्स बढ़ जाएगी और फिर मैं 7 सोर्ड टेक्निक को मास्टर कर लूंगा। बस एक बार मैं 7 सोर्ड टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लूं, फिर तो उन डिमोनिक बीस्ट को खत्म करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल तो तुम उन डिमोनिक बीस्ट के खून के कतरे के लिए तरस रही हो, लेकिन थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें उनके खून में नहलाने वाला हूँ, फिर जितनी मर्जी चाहे उतना खून एब्जॉर्ब कर लेना। जिस पर टियान्यू नाराज होते हुए कहने लगी कि ये लो दोबारा से झूठे वादे करना शुरू कर दिए, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे, तुम फेंकते हो और मैं लपेटती हूँ। उतने में ही उन्हें लांग की आवाज सुनाई दी, तो टियान्यू तुरंत ही अपनी पिग वाले फॉर्म में आ जाती है। लांग बड़े ही फनी अंदाज में जियांग हान के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि आज तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हें डार्क सिटी घुमाने ले जाएगा, तुम्हें भी डार्क सिटी जाकर काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें सीधे डार्क सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ये तीनों पहुंच चुके थे। लांग ने देखा कि मार्केट में तो एक स्केच आर्टिस्ट मौजूद है, तो बड़े ही कूल अंदाज में उसे पोज देने लगा। तो बंदा भी अपनी थूक लगा के उसका स्केच उतारने में बिजी हो गया। वो ऐसे मेजरमेंट ले रहा था मानो वो कोई बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हो, और फिर वो अपनी स्केच को चेक करता है, जिससे वो बंदा तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया था। इसलिए वो फटाफट से लांग को उसका स्केच शो करने लगा। लांग ने तो जैसे उस स्केच को देखा, उस बेचारे के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था, बेवकूफ कहीं कि पता नहीं ये तूने किसका स्केच बनाया, मैं तो इतना बदसूरत बिल्कुल नहीं हूँ। हालांकि टियान्यू तो उस बंदे की काफी ज्यादा तारीफें करने लगी। वो कहने लगी कि आप तो बहुत बड़े प्रोफेशनल हो, आपने इतना गजब का स्केच बनाया है कि मानो इसमें थोड़ी ही देर में जान आ जाएगी। जो सुनते साथ ही लांग टियान्यू से कह रहा था कि हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि सुअर की पसंद हमेशा सुअर जैसी ही होगी ना। लेकिन ये यंग मास्टर स्केच को देखकर जरा भी खुश नहीं हुआ, उल्टा मुझे तो काफी ज्यादा शर्म आ रही। उतने में ही वो बेशर्म आर्टिस्ट बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करते हुए लांग से पैसे मांगने लगा। वो कह रहा था, मेरे भाई, मेरे में जितनी कला है उस सब का यूज करके मैंने तुम्हारा स्केच बनाया है, तो प्लीज अब इस आर्टिस्ट को नाराज मत करो। जिस पर लांग कह रहा था कि तुम्हारी कला की तो ऐसी की तैसी, तुमने मेरी ऐसी स्केच बनाई है जिसे देखते ही मुझे डर लग गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं हूँ, वरना इस भूतिया स्केच को देखकर तो मेरी जान चली जाती। इसलिए अब मेरे सामने पैसों का जिक्र भी मत करना। तो बंदा तुरंत ही लांग के पास पहुँच गया। वो कह रहा था, मास्टर, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैंने तो पूरे दिल से आपकी स्केच बनाई थी, इसलिए प्लीज मुझे पेमेंट कर दीजिए। अब लांग उसे 1 रुपया देना नहीं चाहता था, लेकिन वो काफी ज्यादा रहमदिल है, इसलिए वो उसे पेमेंट देते हुए कहने लगा कि तुमने ड्राइंग करने के बजाय खेतों में काम करना चाहिए, उससे तो तुम्हारा घर काफी अच्छे से चल जाएगा। तब तक जियांग हान भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो लांग को आवाज देते हुए कहने लगा कि चलो हमने जल्दी से ट्रेजर टावर में जाना होगा, ताकि मैं वहाँ से कुछ एलिक्सर पिल्स खरीद पाऊँ। तो लांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जियांग हान से पूछने लगा
कि छोटे भाई जरा बताओ कि तुमने वो डिमोनिक कोर कितने में बेची। जिस पर जियांग खान जवाब देते हुए कह रहा था कि उस एक कोर के मुझे 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिले। अब ये कीमत इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन इसमें जियांग खान का गुजारा चल जाएगा। उसे जो एलिक्सर पिल्स खरीदनी है वो इतने पैसे में तो आ ही जाएगी। अब ये लोग वहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी इन्होंने देखा कि एक लॉर्ड एक बंदे को काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। वो बेचारा गरीब उस लॉर्ड के सामने रहम की भीख मांगते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरी बेटी को बख्श दीजिए, मुझे बस थोड़ी सी मोहलत और चाहिए ताकि मैं आपके सारे पैसे चुका पाऊँ। जिस पर वो बेरहम मास्टर कह रहा था, नहीं अभी के अभी तुम्हें सारा कर्जा चुकाना होगा, वरना तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले करोगे। अगर तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले करो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपना सिर उस मास्टर के सामने पटकने लगा। वो कहता है प्लीज मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए, वो तो बस छोटी सी बच्ची है। अब वहाँ मौजूद लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि मास्टर तो एक नंबर का कमीना निकला, ये तो कर्जे की आड़ में उस बेचारे की बेटी छीन रहा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, लेकिन ये लोग चाहकर भी उस मास्टर को कुछ भी कह नहीं सकते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल और पैसे वाला है। वहीं पर मास्टर लू ने अपने एक सर्वेंट को हुक्म दिया था कि चलो जल्दी से इस बच्ची को उठाकर मेंशन में लेके जाओ। अब उस बच्ची के साथ ये सारा अत्याचार होता हुआ देख जियांग खान के तो खून में ही आग लग गई। उस मास्टर से कह रहा था कि तुम में से कोई भी इस बच्ची को हाथ नहीं लगाएगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा जियांग खान के सामने अपना माथा पटकने लगा। वो कह रहा था प्लीज यंग मास्टर मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं तो अपनी बेटी के बगैर एक पल भी रह नहीं सकता। वहीं पर मास्टर लू हान से कह रहा था कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम इंटरफेयर ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और अगर अभी भी तुम मेरी बात ना मानो तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। जिस पर जियांग खान कह रहा था तू कोशिश करके देख सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। वहीं पर लांग कह रहा था ओए बुड्ढे तुझे फाइट करनी है क्या, रुक मैं अभी पब्लिक को जमा करता हूँ, तभी जाकर तो इस फाइट में मजा आएगा। जिसके बाद तुरंत एक थाल को ठोक ठोक कर सबको बताने लगा कि मेरे भाइयों और उनकी सुंदर बहनों जरा यहाँ आकर देखो इस मास्टर ने कैसा तमाशा किया है। ये बुढ़ा खुद से एक गरीब को काफी ज्यादा बुली कर रहा है। ऐसे ही घटिया लोगों की वजह से हमारी डार्क सिटी उसके नाम जैसी ही बदनाम है। अब जैसे जैसे वहाँ लोग जमा होने लगे वो मास्टर लोगों को ताने मार रहे थे। वो कहते हैं कि ये तो हमारे डार्क सिटी के रूल्स के खिलाफ है, हमारी सिटी में तो वायलेंस के लिए साफ इनकार किया है, तो हम भी देखना चाहते हैं कि मास्टर लो रूल्स को ब्रेक कैसे करेगा। अब यहाँ पर मास्टर लो चाहकर भी डार्क सिटी के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए वो कहने लगा कि ठीक है मैं रूल्स को ही फॉलो करूंगा। इस बंदे पर मेरा 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स का उधार है, सो अगर तुम्हें वाकई इस बंदे की मदद करनी है तो इसके सारे कर्जे को चुका दो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें मेरे साथ स्टोन्स वाली गैम्बल करनी होगी। तुम्हारी टीम में 3 लोग हैं तो तुम तीनों एक एक स्टोन्स को पिक करोगे, और मेरे लिए मैं अकेला 3 स्टोन्स को चूज करूंगा। जिसके भी टीम के स्टोन्स की वैल्यू ज्यादा होगी वही ये मुकाबला जीत जाएगा। बच्चे अगर तुम गलती से भी जीत गए तो मैं इन दोनों का कर्जा माफ करके इन्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार गए तो मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। मौत का नाम सुनते ही लांग बेचारा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। ये बंदा तो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने पर ही ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए वो पैनिक होते हुए जियांग खान को बता रहा था कि ये बुढ़ा तो हमें जान से मारने की फिराक में है, देखो ना ये कमीना तो हमारी सीधी जिंदगियों पर ही दाव लगा रहा। तो टियानी तुरंत ही जियांग खान से कह रही थी कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, जाओ जाकर इस बुढ़े को मजा चखाओ। जो सुनते साथ ही हान उस मास्टर से कहता है ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर वो मास्टर तो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि ये बंदा तो गैम्बलिंग का काफी पुराना खिलाड़ी है, साथ ही गैम्बलिंग के अड्डे पर भी इसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। वो सोचता है कि बस तुम लोग वहाँ पहुँच जाओ और फिर तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे हाथ में होगा। और अब हमें गैम्बलिंग का अड्डा दिखाया गया जहाँ पर एक बंदे को काफी ज्यादा चीयर्स किया जा रहा था ताकि वो अपने स्टोन को ब्रेक करे। अब उस स्टोन के कट होते ही उसमें से ग्रीन क्रिस्टल बाहर आया, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा मायूस हो गया था क्योंकि ग्रीन क्रिस्टल की कीमत तो कौड़ियों के भाव थी और वो बंदा ऑलरेडी आज यहाँ पर अपना सारा ट्रेजर हार चुका है। वहीं पर एक बंदी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगी कि प्लीज अब मेरे स्टोन को भी कट किया जाए, मुझे तो रात में एक ख्वाब आया था कि मुझे पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल मिलने वाला है, अगर वो हेवन ग्रेड का स्पिरिट क्रिस्टल मुझे मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। तब तक ये तीनों भी उस गैम्बलिंग के अड्डे पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर इन तीनों को अपने अपने स्टोन्स को सिलेक्ट करना है और टियानियो ने तो इस चैलेंज को काफी ज्यादा सीरियस लिया था। वो यहाँ से वहाँ घूमते हुए हर एक स्टोन को चेक करने लगी, साथ ही साथ लांग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो जियांग खान को बता रहा था कि मैंने काफी दिनों से गैम्बलिंग नहीं की, पता नहीं आज मेरी किस्मत खुलेगी या मुझे धोखा देगी। वहीं पर जियांग खान अपनी हेवनली आई की पावर को एक्टिवेट करते हुए इन सारे स्टोन्स को चेक करने लगा। इस परसेप्चुअल विजन के साथ वो इन स्टोन्स के अंदर तक देख सकता
सकता है। जियांग हान भी हेवनली आई की इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि उसकी हेवनली आई सभी चीजों के एसेंस को भी भाप सकती है। जिसके बाद जियांग हान ने अंदाजे से एक छोटा सा स्टोन कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इस स्टोन में से उसे पर्पल कलर की ऑरा नजर आ रही थी। यहाँ पर उसने जानबूझकर टियानी और लांग की मदद नहीं की, क्योंकि इन तीनों में से किसी का हारना और जीतना जरूरी था, तभी जाकर इन पर किसी को शक नहीं होगा। यहाँ पर मास्टर लू के लिए ऑलरेडी 3 स्टोन सिलेक्ट किए हुए थे और ये काम किया था मास्टर लियू ने। दरअसल ये बंदा स्टोन्स को पहचानने में माहिर है। इन्होंने मास्टर लियू की मदद इसलिए ली ताकि ये जियांग हान और उसकी टीम को हरा पाए। तो अब यहाँ पर स्टोन गैम्बलिंग की शुरुआत हुई। मास्टर लू के सामने ऑलरेडी 3 स्टोन्स मौजूद थे और जियांग हान से कह रहा था कि बच्चे, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर पाऊँ, इसलिए मेरे दोनों स्टोन्स को एक साथ ही कट किया जाए। तो पहले स्टोन को कट करते ही उसमें से येलो रोशनी रिलीज होने लगी। दरअसल इसमें येलो स्पिरिट क्रिस्टल था। वेल इस अकेले क्रिस्टल की कीमत थी 2 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। यहाँ पर एक बंदा मास्टर लियो के स्टोन स्किल की काफी ज्यादा तारीफें करने लगा। वो कहने लगा कि मास्टर, आपको तो इस स्टोन गैम्बलिंग में कोई भी मात नहीं दे सकता। यहाँ पर लॉन्ग को तो टेंशन आने लगा। वो जियांग हान से कह रहा था कि ये बुढ़ा तो काफी ज्यादा लकी निकला, इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तीनों यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाएंगे। जिस पर जियांग हान कह रहा था, भाई आप तो बेवजह परेशान हो रहे, आपका छोटा भाई अभी तक जिंदा है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। तब तक मास्टर लू के दूसरे स्टोन को भी ब्रेक किया गया और इसमें से रेड स्पिरिट क्रिस्टल बाहर निकला था, जिसकी कीमत है 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स, यानी कि पहले स्टोन के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा कीमती था। इससे लांग तो परेशान था ही, मगर उससे ज्यादा परेशान है दूसरा एक बंदा, जिसने अपना सारा ट्रेजर स्टोन गैम्बलिंग के चक्कर में उड़ा दिया। वो रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था कि पता नहीं मैं इतना पनौती कैसे पैदा हो गया। वहीं पर लांग तो बस लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे तो अपने सिर पर अभी से मौत मंडराती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर मास्टर लू तेवर दिखाते हुए बताने लगा कि बच्चों, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तभी से मैं गैम्बलिंग करता आ रहा हूँ, इसलिए अपने बाप के साथ कम्पीट करने की हिम्मत भी मत करना। जो सुनती साथ ही टियानी उसे अपने क्यूट अंदाज में बताने लगी कि ओए बुड्ढे, तू ज्यादा उड़ मत, मेरे इस बड़े से स्टोन से बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल निकलने वाला है। मैं इससे इतना सारा पैसा कमाने वाली हूँ कि इस सिटी में बेचे जाने वाली सभी कैंटेड हॉर्स खरीद लूंगी। और फिर टियानियो का स्टोन भी काटा गया, जो कि अंदर से पूरी तरह से फुस था। अब तो बेचारी टियानियो के कैंडेड हॉर्स खाने के सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। साथ ही वहाँ मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उसके जले पर और ज्यादा नमक छिड़कने लगे। वो लोग कहते, अरे अरे, एक सुअर से और क्या ही उम्मीद कर सकते, इसका स्टोन भी इसके दिमाग जैसा खाली निकला। वहीं पर मास्टर लू को लग रहा था कि उसकी जीत तो अब कंफर्म है, इसलिए वो जियांग हान से कह रहा था कि चलो बच्चों, जल्दी से अपनी आखिरी ख्वाहिशें बता दो, वरना बाद में तो तुम्हें अपनी आखिरी इच्छाएं बताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इधर बेचारी टियानियो तो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गई। तो लांग उसमें जोश भरते हुए कहने लगा कि फेलियर ही सक्सेस की मदर है, जब तक हम पास नहीं होते तब तक हमने कोशिश करनी चाहिए। अब देखो मेरा स्टोन कितना खतरनाक क्रिस्टल निकालेगा। सो अब लांग के स्टोन को काटने के बाद पता चला कि इसमें तो गोल्डन रेडियंस क्रिस्टल है, जिसकी कीमत थी 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स। जो सुनते साथ ही लांग तो बेचारा टियानियो से ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। साथ ही साथ वहाँ मौजूद सभी लोग अब टियानियो के साथ लांग का भी मजाक उड़ाने लगे। अब लांग को तो काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। उसे लगता है कि उसी की वजह से जियांग हान इस मसले में फंस गया। वो कह रहा था, मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार, इस बार मैंने तुझे आग की दरिया में झोंक दिया। तो जियांग हान उससे कहता है कि तुमने तो कहा था फेलियर ही सक्सेस की मदर है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक आखिरी मौका अभी बाकी है। इधर सभी लोग मास्टर लू के तीसरे स्टोन के लिए काफी ज्यादा चीयर्स कर रहे थे। उन्हें लगता है कि इस बार तो छप्पर फाड़ क्रिस्टल मिलेगा। वहीं पर मास्टर लू एकदम जोश में आते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से स्टोन को काट डालो। और फिर उस स्टोन के कट होते ही उसमें से ब्लू स्पिरिट क्रिस्टल की पावर रिलीज होने लगी, जिसकी कीमत थी 80 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि ये तो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी वाला क्रिस्टल है। वहीं पर मास्टर लू ने तो खुशियां मनाना शुरू कर दी। वो जियांग हान से कह रहा था कि फाइनली ये गैम्बलिंग में जीत चुका हूँ। अब वो शैतान जैसे जोर जोर से हंसी रहा था कि तभी एक बंदा उससे कहता है कि मास्टर, आपके स्टोन में से तो ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा है। जिस पर मास्टर लू कह रहा था कि ना, ये तो हो ही नहीं सकता, चलो दोबारा से कट
करो। तो स्टोन का एक और पीस काटा गया। दरअसल गोल्डन बक्स ने स्टोन को अंदर से खा लिया था, जिसके चलते ये स्टोन अब कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। मास्टर लू को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ये स्टोन जाया हो गया। वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि भले ही मास्टर का एक स्टोन पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन फिर भी ये बंदा उनसे जीत नहीं पाएगा। आफ्टर ऑल इन दोनों टीम्स के स्टोन में 10 मिलियन का गैप है। वहीं पर लांग मास्टर लू का दिल जलाने के लिए पहुंच चुका था। वो कह रहा था अरे अरे इतना कीमती क्रिस्टल, लेकिन कीड़ों ने इसे खा लिया। चलो इस बार हेवंस ने हमें एक और मौका दिया है। वहीं पर जियांग हान मास्टर लू से कह रहा था कि बताओ क्या तुम अभी भी इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी शर्तों को पूरा करना होगा। जिस पर मास्टर लू गुस्से में कह रहा था कि बच्चे ये गेम तो मैं ही जीतूंगा, इसलिए फालतू की बकवास बंद करो। और रही बात मेरे प्रॉमिस की, तो मैं जरूर से उसे पूरा करूंगा। जो सुनते साथ ही जियांग हान ने उस बंदे को अपना स्टोन काटने का हुक्म दिया। उस स्टोन के कटते ही वहाँ पर पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल की पावर रिलीज होने लगी, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सीधे छत से जाकर हिट हो गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।